नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैकर में। आज हम बात करेंगे केवीएस जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है, उसने जो शिक्षक भर्ती प्राइमरी टीचर की निकाल ली है, उसमें हिंदी के प्रश्न कैसे आते हैं। आप सभी को पता है कि अब 21 फरवरी से 28 फरवरी तक पीआरटी का एग्ज़ाम होना है, यानी कि प्राइमरी टीचर का। तो उसके लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी का एक प्रीवियस ईयर का सेट है। 2018 के क्वेश्चन है, उसमें कुछ 2016 के भी हैं, 2014 के भी हैं कि हिंदी के प्रश्न कैसे आते हैं। यो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर कर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगेगी। आगे आप देखिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हिंदी के। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे की अपडेट आपको समय से मिलती रहे और अगली वीडियो आपको एकदम पहुंच जाए। बेल आइकन दबा दें तो आपके नोटिफिकेशन तुरंत ही पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। केवीएस विद्यार्थियों के लिए एक मोटिवेशनल क्वेट्स है। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। तो दोस्तों, कभी भी हार मत मानो, हौसला कभी भी नहीं टूटना चाहिए आपका। आपका सफ़र जो आपने इरादा किया है वह आपको पाना है, सफ़र करके मंजिल को पाना है। तो यह वादा आप अपने आप से कर ले, किसी दूसरे से ना करें। अपना वादा अगर खुद से करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मंजिल आपको मिलनी है, आपको ही लेनी है, आपका ही सफ़र है, किसी और से इससे क्या मतलब। तो सभी केवीएस एस्पायरेंट्स के लिए ये एक सूचना भी है और महत्वपूर्ण मोटिवेशनल क्वेट्स भी है। तो आगे चलते हैं। हिंदी के कुछ प्रश्नों की सीरीज लेकर आज हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को कमेंट कर कर भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। और नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, इससे अच्छी और क्या बात होगी। आपके लिए हम आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन की सीरीज लेकर आते रहेंगे। आप वीडियो में बता भी सकते हैं कमेंट करके कि आपको किस सब्जेक्ट में वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए, तो हम आपके लिए लेकर आ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। अब आपको देखना है कि सही वर्तनी किसकी है इसमें से। लास्ट की है उज्ज्वल, ये तीसरे की है उज्ज्वल, ये चौथे की है उज्ज्वल और पहले की है उज्ज्वल। इसमें चारों ही उज्ज्वल हैं। ये आपको देखना है कि कौन सा इसमें सही वर्तनी है जिसकी। तो इसमें जो सबसे पहला वाला है, इसकी वर्तनी सबसे शुद्ध है। इसमें उज्ज्वल में ऊ बनता है और आधा जय, दो आधे जय बनते हैं, और बै पूरा बनता है और लय बनता है। तो उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है जो पहला वाला है। इसमें पहला आंसर सही है, बाकी ये तीनों गलत हैं, सारे नीचे वाले सब गलत हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे है जल्दी चलो, इसमें रेखांकित अंश में कौन सा विशेषण है। जल्दी चलो में कौन सा विशेषण है। तो इसमें परिमाण, कहीं परिमाण की तो कोई बात ही नहीं हुई कि हमें 5 किलो दे दो कोई सामान, या 6 किलो दे दो, या हमें 5 में दे दो। ये क्वांटिटी तो इसमें कोई बात नहीं हुई। अनिश्चयवाचक विशेषण, इसमें अनिश्चय की भी बात नहीं हुई कि कोई, कैसा, कौन। तो ये अनिश्चय होते हैं। निश्चयवाचक में होता है यह वह, ये निश्चयवाचक में होते हैं। तो जल्दी चलो में कौन सा विशेषण है, ये है क्रिया विशेषण। इसमें चलना है, चलना एक प्रकार की क्रिया है, और जल्दी चलो है तो इसमें है क्रिया विशेषण। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द पर्वत का पर्याय नहीं है, यानी कि पर्वत जो है उसका पर्यायवाची नहीं है। तो सैल, सैल तो आपको पता ही है, चट्टान को बोलते हैं, ये पर्वत का पर्यायवाची हो गया। नग, नग भी पर्वत का पर्यायवाची होता है। भूधर, भूमि पर धरा हुआ, ये भी पर्वत का पर्यायवाची है। लेकिन जो इसमें ये नभ है, नभ किसका पर्यायवाची होता है, ये होता है आकाश का। तो इसका आंसर नभ ठीक होगा। अगले क्वेश्चन पर चढ़ते हैं। छाती पर सांप लौटना, इसका मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो छाती पर सांप लौटना, कष्ट पाना, भयभीत होना, साहस का काम करना, या ईर्ष्या करना। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। इसमें कष्ट पाना तो नहीं है,
भयभीत भी होना भी नहीं है कि छाती पर सांप लौट गए तो आप डर गए। साहस का काम, ये कोई साहस का काम भी नहीं है, तो ये इसका सही आंसर है ईर्ष्या करना। आंसर नंबर 4 ईर्ष्या करना। छाती पर सांप लौटने का सही अर्थ है ईर्ष्या करना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है परिक्रमा शब्द में उपसर्ग बताइए। उपसर्ग क्या होता है पहले तो देखिए, किसी भी मूल शब्द में यह आगे उस शब्द से पहले जुड़ जाते हैं तो उपसर्ग कह जाते हैं, और एक प्रत्यय होते हैं वह मूल शब्द में पीछे जुड़ते हैं, उसको प्रत्यय बोला जाता है। तो परिक्रमा में पहले तो मूल शब्द देख लीजिए क्या है। तो परिक्रमा का बताना है, उपसर्ग बताना है। इसमें पै तो है नहीं, फिर रिक्रमा नहीं होगा। माँ, माँ तो लास्ट में ये प्रत्यय हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पूछा है उपसर्ग आ ये भी लास्ट में है। तो ये क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर है 4 परी। परी प्लस क्रमा, क्रमा मतलब क्रमानुसार कुछ भी बोल सकते हैं। तो परी शब्द जुड़ा है क्रमा में, तो परिक्रमा हो गया। तो इसका आंसर है 4 परी, इसमें उपसर्ग हो गया परिक्रमा में। आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य कौन सा है। इस बार फसल अच्छी होगी, इसी ये उम्मीद कर रहा है कि इस बार फसल अच्छी होगी, ये तो सही वाक्य है। बैठक का समय 4:10 होगा, ये बैठक का समय बता रहा है, तो ये आपको देखना सही है गलत है। जब वर्षा होगी तब देखा जाएगा, या हम सब जा रहे हैं आप भी चलोगे, क्वेश्चन मार्क है, ये भी ठीक है। तो इसमें जो गलत आंसर है वो है जब वर्षा होगी तब देखा जाएगा। तब क्या देखा जाएगा, ये इसका कोई सेंस नहीं बन रहा, तो ये इसीलिए तीसरा अशुद्ध वाक्य है। बाकी 3 इस बार फसल अच्छी होगी सही है, बैठक का समय 4:10 होगा ये भी सही है, हम सब जा रहे हैं आप भी चलोगे ये भी सही है। तो इसका जो आंसर है वो है जब वर्षा होगी तब देखा जाएगा। आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारक से। सिंह वन में रहता है, जो इसमें जो में है इसमें कारक बताना है, ये इसमें अंडरलाइन है, रेखांकित है। तो में बताना है कौन सा कारक है। तो ये पहला हो गया करण कारक, कर्म कारक, अपादान कारक या अधिकरण कारक। इसमें देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसमें एक ट्रिक भी है कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग किया। और ठीक है दोस्तों, करण आ गया से, करण का जो है वो से है, कर्म का है को, तो ये तो में है, इसका को अपादान का है के लिए, अपादान का के लिए है। और अधिकरण का है, अधिकरण का में या पर, में या पर अधिकरण का है, तो इसमें क्या है में है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा अधिकरण कारक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये ट्रिक आपको याद रखनी है कि कर्ता ने कर्म को करण से, अधिकरण में पर अपदान से अलग, अब संप्रदान के लिए, ये एक ट्रिक है, ये आपको याद रखनी है। तो इसका में था तो इसका हो गया अधिकरण कारक। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसमें बताना है आपको विद्वान का स्त्रीलिंग बताना है, विद्वेत्ता, विदुषु या विद्वत्री, विद्वानी। तो इसका जो सही आंसर है वो है विदुषी, विद्वान का विदुषी होता है, तो सही आंसर विदुषी हो गया दूसरा, विद्वान का विदुषी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शाखा का बहुवचन बताना है। इसमें शाखा का पहला शाखाएँ हैं, सखियाँ हैं, शाख है, ये शाखें हैं। ये शाखें तो कोई शब्द नहीं होता, तो ये तो गलत हो गया। शाख, ये एक शाख हो गई। शाखा का बताना है, शाखिया भी नहीं होता, तो इसका जो सही आंसर है वो है शाखाएँ। शाखा का बहुवचन है शाखाएँ। ठीक है दोस्तों, आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जल पिपासु शब्द में समास बताना है। जल पिपासु शब्द में इसमें समास बताना है कि तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, बहुब्रीहि है या द्वंद्व है। तो देखिए दोस्तों, द्वंद्व में जो है दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में डैश से होता है, तो इसमें डैश तो कहीं है नहीं, तो ये तो हो गया, ये द्वंद्व तो है नहीं। द्विगु समास में पहला शब्द संख्यावाचक होता है, तो इसमें संख्या तो कहीं है नहीं जल पिपासु में। बहुब्रीहि में तीसरा पद प्रधान होता है, तो इसमें कोई तीसरा पद तो है नहीं जल पिपासु, तो ये बचा एक। तत्पुरुष समास, जल पिपासु का अर्थ होता है जल से पिपासु, ये जल के लिए प्यासा,
जल से प्यासा ऐसे बोल सकते हैं। तो इसमें हो गया तत्पुरुष समास। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उस मूल ध्वनि को जिसके खंड न हो सके क्या कहते हैं? मतलब जिस मूल ध्वनि के खंड नहीं हो सकते उसको क्या बोलते हैं? तो इसका तो आपको सभी को पता है, इसे वर्ण बोलते हैं। प्रत्यय जो मूल शब्द में पीछे जोड़कर उसका अर्थ चेंज कर देते हैं, इसको प्रत्यय बोलते हैं। कृदंत ये एक वाक्य का प्रकार है, कृदंत वाक्य है। शब्द ये वर्णों से मिलकर बना होता है, इसके भी खंड हो सकते हैं। जो वर्ण हैं इस वर्ण के टुकड़े नहीं हो सकते, ना खंड हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है दूसरा वर्ण। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा युग्म असंगत है? तो इसमें असंगत युग्म बताना है। पीना खाना, आचार विचार, नोन तेल या अंजल, जो भी ये कहावत वगैरह बोली जाती है इसमें यूज होते हैं, तो इसमें असंगत बताना है। तो पहला है पीना खाना, आचार विचार, नोन तेल या अंजल। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा है। तो इसमें मेरे हिसाब से तो पीना खाना हो रहा है, क्योंकि ये खाना पीना होता है, ना कि पीना खाना। खाना पहले आता है, पीना बाद में आता है। आचार विचार सही है, नोन तेल सही है, अंजल सही है। तो इसमें खाना पीना होगा, तो इसलिए पहला वाला आंसर इसका सही होगा। आगे चलते हैं। खड़ी बोली किस भाषा, किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? जो खड़ी बोली है वह किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो पहला है पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या बिहारी हिंदी। तो आपको बताना है कि इसमें खड़ी बोली हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। खड़ी बोली पहले तो कहाँ बोली जाती है? यह बोली जाती है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले हैं जैसे कि मेरठ, मुजफ्फरनगर और बिजनौर, जो कि उत्तराखंड से लगा हुआ है। तो बिजनौर में तो बहुत ज़्यादा बोली जाती है पश्चिमी हिंदी। इसका आंसर भी यही है कि खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी है। नेक्स्ट चलते हैं। तपोवन शब्द में कौन सी संधि है? संधि क्या होती है? दो वर्णों के मेल से संधि जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो व्यंजन संधि, स्वर संधि या स्वर संधि या विसर्ग संधि। व्यंजन संधि है इसमें, या स्वर व्यंजन संधि है, या स्वर संधि है, या विसर्ग संधि है। तपोवन में, तपोवन जो है इसकी जो संधि विच्छेद होता है वो होता है तपह, इसमें दो विसर्ग लगते हैं, प्लस उपवन, तो इसमें विसर्ग आ गया। तो इसमें कौन सी संधि होगी? इसमें होगी विसर्ग संधि। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कामायनी का काव्य रूप क्या माना जाता है? जो कामायनी है महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक, अब मैं बता नहीं सकता क्या है कि, तो उसमें यह काव्य रूप क्या माना जाता है? तो ये आपको बताना है। एकार्थ काव्य माना जाता है, चरित काव्य माना जाता है, महाकाव्य माना जाता है, या खंड काव्य माना जाता है? तो ये हो गया महाकाव्य। ठीक है दोस्तों, ये होता है एक महाकाव्य, इसको महाकाव्य माना जाता है कामायनी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वाक्यम रसात्मक काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है। काव्य लक्षण के विषय में यह कथन किस आचार्य का है? तो ये आपको बताना है कि यह कथन किस आचार्य का, विश्वनाथ जी का है, पंडित राज जगन्नाथ जी का है, मम्मट का है, या भामह का है? तो ये आपको बताना है। ये है विश्वनाथ जी का, यह कथन विश्वनाथ जी का है। आगे चलते हैं। ये है कि जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? धर्म का मतलब किस पदार्थ में पाए जाने वाले धर्म का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा बोलते हैं, वस्तुवाचक संज्ञा बोलते हैं, या जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं, या व्यक्तिवाचक। देखिए इसमें व्यक्ति का तो कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ, तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा तो होगी नहीं। जाति, किसी की जाति का भी नहीं हुआ। अब हम भाववाचक संज्ञा और वस्तुवाचक में फंस गए। तो उसने बोला है पदार्थ में पाए जाने में धर्म, पदार्थ की नहीं, तो वस्तुवाचक भी नहीं होगा। तो इसमें केवल एक ही ऑप्शन बचा है आपका, भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए, एलिमिनेट करके ही आप अच्छा आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि आपको गलत का पता होना चाहिए, सही तो आप ढूंढ ही लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द अर्ध तत्सम है? मतलब अर्ध तत्सम है, वो तत्सम पूर्ण नहीं है।
तो अक्षर है या अक्षर है या अख है या आखर है। तो इसमें देखिएगा, इसमें जो अक्षर है ये तो पूर्ण तत्सम है, आखर ये भी पूर्ण तत्सम है, अक ये कोई शब्द नहीं है। तो इसमें जो अक्षर है ये शब्द अक्षर सेकंड वाला ये अर्ध तत्सम है। तो ठीक है दोस्तों, इतना ध्यान रखिएगा, अक्षर जो है वो अर्ध तत्सम शब्द है। आगे चलते हैं। वीडियो में आगे चलने से पहले एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक करें, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और हम आगे किस टॉपिक पर वीडियो लाएं, किस सब्जेक्ट पर लाएं, और वीडियो को शेयर करें ताकि यह वीडियो आपके दोस्तों तक पहुंच जाए। अधिक से अधिक शेयर होगी तो अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंचेगी और अधिक से अधिक लाभ उठा पाएंगे आपके दोस्त। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सभी अपडेट टाइम से आपको मिलती रहें। जब भी हम अपनी वीडियो डालेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा कि वीडियो अपलोड हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है कि एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, इस लोकोक्ति के सटीक अर्थ को दिए गए विकल्पों में से चयन कीजिए। मतलब इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पहला ऑप्शन है करेले और नीम का रस मिलाना। तो इसका तो चलो देखते हैं कौन सा होता है। करेले और नीम का संयोग स्वास्थ्य के लिए हितकर होता है। एक साथ दो या कई दुर्गुणों का होना। करेले की बेल का नीम के वृक्ष पर चढ़ना। तो एक तो कि करेला और दूजा नीम चढ़ा, इसका सही अर्थ है क्या है भाई, आप बताइएगा। करेला और नीम का रस ये तो कोई मैच नहीं है। करेले और नीम का संयोग यो भी नहीं है, ये तो हो नहीं। करेले की बेल यो भी नहीं होना। तो एक साथ दो या कई दुर्गुणों, मतलब गुण नहीं दुर्गुण का होना, यह इसका लोकोक्ति का सटीक अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे है कि मतलब रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। मुहावरा है कोई, किसी के सामने मेरी आदत नहीं है। तो डैश डैश आदत नहीं है। खिल्ली उड़ाना, हाथ फैलाना, दांत पीसना या ख्याली पुलाव पकाना। तो इसमें जो है कौन सा आएगा, तो इसमें आएगा कि किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसमें किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है, यह मुहावरा बुक्स कंप्लीट हो गया है। आगे चलते हैं। स्वागत शब्द में संधि विच्छेद कीजिए। सु प्लस आगत, स्व प्लस आगत, स्वा प्लस आगत या सु प्लस आगत। ये पहला वाला है सु प्लस बागत। तो इसमें कौन सा सही है, तो इसमें देखिए कौन सा सही है। इसमें है सु प्लस आगत, चौथा वाला जो है फोर्थ आंसर, इसमें ये सही है। स्वागत का संधि विच्छेद होता है सु प्लस आगत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मदोन्मत्त शब्द में कौन सा समास है। मदोन्मत्त जो शब्द है इसमें कौन सा समास है। इसमें तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास है या द्विगु समास है। तो मैंने पहले ही बताया कि द्विगु समास में जो है पहला सब संख्यावाचक है, जैसे 4 आ गया, 5 आ गया, ऐसे ही होगा। तो इसमें तो कोई है नहीं, द्विगु समास तो हुआ नहीं। कर्मधारय उसमें है जो आता है कि है जो है जो है जो, तो ये भी नहीं है। अव्ययी भाव समास ये तो है ही नहीं। तो होता है मदोन्मत्त, मद से उन्मत्त, तो इसका आंसर है पहला तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आवश्यकता से अधिक धन का संचय करना, इस वाक्य के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें पहला है इंद्रिय निग्रह, अपरिग्रह, संग्रह या परिग्रह। तो आवश्यक संग्रह जो होता है वो तो होता है कि किसी चीज़ को एकत्र करना, उसको इकट्ठा करना, तो वो होता है संग्रह। ठीक है दोस्तों। अपरिग्रह आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना, वो होता है अपरिग्रह, धन का संचय न करना। और धन का संचय करना तो ये हो गया परिग्रह। इसका आंसर भी फोर्थ है, अब तक आवश्यकता से अधिक धन का संचय करना, ये होता है परिग्रह। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें है अशुद्ध बर्तनी वाला विकल्प चुनना है। इसमें जो अशुद्ध है वो चुनना है। इसमें पहला क्वेश्चन था उसको याद करके चलना है कि कौन सा हो सकता है। इसमें पहला है वैदेही, दूसरा उज्ज्वल, या स्वयंवर या परीक्षा। तो इसमें अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो इसमें जो है पहला वाला जो है वैदेही, ये तो बिल्कुल शुद्ध है।
तीसरा स्वयंवर भी शुद्ध है और चौथा परीक्षा भी शुद्ध है। तो इसमें जो गलत है वो है उज्ज्वल, दूसरा वाला। इसमें अशुद्ध जो वर्तनी है वो उज्ज्वल है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। राधा ने खाना पकाया, यानी कि राधा ने खाना पकाया, इस वाक्य में कौन सा काल है उसे चुनिए। तो इसमें सामान्य भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है, संदिग्ध भूतकाल है। तो संदिग्ध तो कहीं से हो नहीं रहा, पूर्ण भूत भी नहीं है, खाना पकाया है ना, अपूर्ण भूत भी नहीं है, तो इसमें है सामान्य भूत। सामान्य भूतकाल है, राधा ने खाना पकाया, इसमें है सामान्य भूतकाल। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है बिल्ली छत पर बैठी है, इस वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है, निम्नलिखित विकल्पों में चयन कीजिए। जो इसमें जो रेखांकित पद है वो है पर। ये जो पर शब्द है ये रेखांकित है। तो इसमें मैंने अभी पहले ही बताया था कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से अलगाव के लिए, और अधिकरण में होता में और पर। तो पर आ गया, तो इसमें कौन सा हो गया, इसमें हो गया चौथा ऑप्शन अधिकरण कारक। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के कारण उनमें जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं, ये मैंने पहले ही बताया था कि जो दो निर्दिष्ट अक्षर होते हैं पास पास जब आ जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, उनमें क्या विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं संधि। उसका ऑप्शन है फोर्थ सही है, संधि। इसमें ऑप्शन फोर्थ सही है, संधि। संयुक्त क्रिया नहीं है, समास नहीं है, कारक नहीं है, तो इसका ऑप्शन फोर्थ सही है, संधि। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पतंग उड़ रही है, पतंग उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की क्रिया है, प्रेरणार्थक है, सकर्मक है, अकर्मक है, समापिका है। तो इसमें कौन सी क्रिया है, प्रेरणार्थक वो होती है जो दूसरों के साथ से कराई जाती है। पतंग तो उड़ रही है तो प्रेरणार्थक तो नहीं है। सकर्मक, यह कोई कर्म भी नहीं कर रही तो वो भी नहीं है। समापिका भी नहीं है। इसमें जो थर्ड ऑप्शन है अकर्मक, यह कर्मक क्रिया है। पतंग उड़ रही, उड़ रहे में अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है, उसे छांटना है। तो पहाड़ का पर्यायवाची बताने हैं पहले तो, यानी कि 3 बता दो तो एक पता चल जाएगा। तो भूधर, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि भूधर पहाड़ का पर्यायवाची होता है। शैल, शैल भी आग्नेय शैल, रूपांतरित शैल, ये चट्टानें होती हैं, ये पहाड़ का पर्यायवाची है। अचल, पहाड़ का भी चलता नहीं है तो वो एक ही जगह रहता है, वो अचल भी बोलते हैं। तो इसका जो आंसर सही है वो है शैलजा, पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है शैलजा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गंवार शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय का चयन कीजिए। देखिए गंवार शब्द किसे बोला जाता है, ये मतलब थोड़ा आपको अलग ही लगेगा, लेकिन गाँव में जो रहते हैं उनको गंवार बोला जाता है। शहर वालों को जैसे शहरी बोला जाता है, ऐसे गाँव वालों को गंवार बोला जाता है, लेकिन आप अलग सेंस में ना लेना। ठीक है दोस्तों, इसमें बताना है प्रयुक्त प्रत्यय बताना है, इसमें लास्ट में कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है, आप जुड़ा हुआ है, या जुड़ा हुआ है, आर जुड़ा हुआ है, या अन्य जुड़ा है। तो इसमें आपका तो कोई जिक्र नहीं है, पै तो कहीं आया नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। या भी नहीं है, एन नहीं है, निय भी नहीं है, तो इसमें जो सही आंसर है वो है आर। गंवार शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय आर होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में उस विकल्प को छाटिए जिसमें केवल विशेषण हो, यानी कि तीनों जो नीचे के 4 विकल्प हैं उसमें 3 जो शब्द हैं वो सारे के सारे विशेषण हैं। तो इसमें कौन सा है, गोरा पतला वह, सूक्ष्म भारत यमुना, काला ऊंचा सुंदर, लड़का सूर्य, या हम। इसमें विशेषण बताना है। ठीक है दोस्तों, जिसमें तीनों शब्द विशेषण, तो गोरा हो गया, चलो ये विशेषण हो गया, पतला हो गया, ये विशेषण है, लेकिन जो वह है ये वह विशेषण नहीं है। नेक्स्ट है सूक्ष्म, ये विशेषण हो गया। यमुना और भारत ये विशेषण नहीं है, ये तो नाम है। काला ऊंचा सुंदर, हाँ ये तीनों विशेषण है, तो इसलिए ये तीनों, जो तीसरा ऑप्शन है ये सही है, काला ऊंचा और सुंदर। चौथा भी देख लेते हैं एक बार, लड़का, लड़का तो विशेषण नहीं है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, तो इसमें ऑप्शन सी सही है, काला ऊंचा सुंदर, इसमें तीनों विशेषण है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनना है, जो स्त्रीलिंग शब्द है वो चुनना है। शील है, वज्र है, बसंत है, भगदड़ है।
तो इसमें आप देख सकते हैं कि स्त्रीलिंग शब्द कैसे चुनते हैं। अपना, अपनी, पराया, पराई, तो ऐसे देख लेते हैं। तो बसंत ऋतु से, तो ऋतु से तो फिर स्त्रीलिंग बन जाएगा, लेकिन बसंत आ गया, ये पुरुष है। वज्र, प्रहार, ये पुरुष है। सील, ये भी पुरुष है। इसमें जो भगदड़ है कि मेले में भगदड़ मच गई, गई शब्द पहुंच गया, तो उसमें भगदड़ जो है वो इसका सही आंसर है, स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपत्ति शब्द का विपरीतार्थक शब्द बताना है। जो आपत्ति है उसका विपरीतार्थक बताना है। अनापत्ति है, तटस्थता है, सम्मति है या उदासीनता है। तो इसमें जो आपत्ति शब्द का विपरीतार्थक शब्द है वो है अनापत्ति। जो पहला ऑप्शन है वो अनापत्ति, आपत्ति है या अनापत्ति है, तो इसका शब्द आंसर है वो पहला है, सही आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है उज्जैनी में कौन सा उपसर्ग है। उज्जैनी जो शब्द है ये, इसमें कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग आपको मैंने बताया था कि मूल शब्द में पहले जोड़कर, मूल शब्द से पूर्व जोड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसका अर्थ चेंज कर देते हैं। तो इसमें उपसर्ग बताना है। तो इसका जो उपसर्ग है वो है जय। किस में चेंज होता है, तय में। तय से जय बनता है, तो ऊ और तय, जो तय में हलंत लगा हुआ है, आधा तय है, यही उपसर्ग है उज्जैनी का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि सारी अपडेट आपको समय से मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही था। आगे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि किस टॉपिक पर वीडियो लानी है, किस सब्जेक्ट पर वीडियो लानी है। ये KBS का एक सेट था जो 2018 का पेपर था उसके जैसा। ठीक है दोस्तों, प्रीवियस ईयर था 2018 ही था, इसमें 2016 के क्वेश्चन भी थे, कुछ 2014 के भी थे। आगे भी ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे, आप हमें सपोर्ट करते रहिए। आज की वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।